तो गाइस हमारा एमसी जो कि एक काफी खतरनाक सा असासिन जिसके पास है प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है हाँ उसकी भी है लेकिन एक और चीज है। चलो चलो मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर में दिखाता हूँ आखिर किस चीज की कमी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है यह पूरी दुनिया एक काफी खतरनाक असासिन एसोसिएशन द्वारा कंट्रोल की जा रही है, जो कि पूरी शैडोज में रहकर वर्क करती है, जिसे आमतौर पर लोग रेड शील्ड कहते हैं। वे ऐसे एक्सेप्शनल टैलेंटेड बच्चों को रिक्रूट करते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं और उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाती है किलर बनने की। लेकिन उनमें एक ऐसा बंदा है जो उन सभी से एकदम अलग है, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक शिप को जिसे कुछ टेररिस्ट ने हाईजैक कर रखा होता है। लेकिन उस घनेरी रात में कोई शांति से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं होता, जो कि होता है हमारा एमसी। हमारे एमसी के पास एक ऐसी बॉडी है जो कि होल्ड करती है एक काफी खतरनाक सी पावर को। लिटरली भाई उन टेररिस्ट को भी वह हमारा एमसी एक डॉल्फिन लग रहा होता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वह टेररिस्ट पीछे मुड़ता है तभी हमारा एमसी अचानक से उसके पीछे अपरकट हो जाता है और वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है उसका गेम ओवर हो जाता है। बाकी के टेररिस्ट हमारे एमसी को रोकने के लिए उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन हमारा एमसी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसके पास है वेपन मास्टरी जो कि हर एक बंदे को काफी खतरनाक तरीके से मारता जा रहा होता है और उसकी मूवमेंट भी इतनी फास्ट होती है कि कोई अपनी नंगी आंखों से उसे देख भी नहीं सकता। अगले सीन में हमें एक केविन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक टेररिस्ट घबरा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि पूरी आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया है, जो कि इतनी गोलीबारी हो रही है। वह तो अपनी पिस्तौल को उस तरफ करके खड़ा होता है, लेकिन उस गेट से निकलता है वन मैन आर्मी हमारा एमसी। वह टेररिस्ट भी अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है हमारे एमसी के ऊपर, जिसकी एक बुलेट से हमारा एमसी का मार्क्स भी उड़ जाता है। लेकिन हमारा एमसी भी उसे आराम करने की कोशिश नहीं करने देता और उस पर अंधाधुंध पंचिंग्स की बरसात कर देता है और बताया जाता है हमारा एमसी वेपन मास्टरी में ही नहीं बल्कि कॉम्बैक्ट मास्टरी में भी काफ़ी खतरनाक है। लिटरली भाई उसे वहीं पर लेटा दिया होता है सिर्फ अपने पंजेस का यूज़ करते हुए। और ये है हमारा एमसी जिसका नाम है किलर जिन, जहाँ पर हमारे एमसी ने उन शिप के कैप्टन्स को बचा लिया होता है। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। फिर वे हमारे एमसी के चेहरे की तरफ देखते हैं, जो कि उन्होंने तो चेहरा देख लिया होता है लेकिन हमें चेहरा सही से दिखाया नहीं जाता। और जब वे हमारे एमसी के चेहरे को देखते हैं वे तो अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। वाह ये तो मॉन्स्टर है, भागो। और वे वहां से डरकर भागने लगते हैं। हमारा एमसी जिनको बचाने आया होता है वह खुद ही उससे डरकर वहां से शिप से कूद जाते हैं समुंदर में। बेचारा जिन अकेला शांत खड़ा रह जाता है। तो गाइस ये है हमारा एमसी जिसके पास नहीं है उसका चेहरा। बेचारा एमसी भी क्या करे, क्या उसने थोड़ी मंगारा था, पहले से ही ऐसा था। फिर हमें दिखाया जाता है रोथस्चाइल्ड जर्मनी ब्रांच नंबर 1 का सीन, जहाँ पर हमारे एमसी ने अपने मार्क्स फिर से लगा लिया होता है कहीं दूसरा न डर जाए। जहाँ पर वह अपने हाथ में रखे उस बैच को ही देख रहा होता है। वह सोचता है अरे नहीं यार, मैंने तो फिर से इसे तोड़ दिया, मुझे इसे फिक्स करना होगा नहीं तो मुझे काफी तगड़ी कल्लावन पड़ेगी। फिर वह जैसे एक चर्च के अंदर दिखता है वहां पर काफी ज्यादा ही सैड सा माहौल होता है, जहाँ पर हर कोई काफी ज्यादा दुखी होता है। एक येलो वाला बंदा भी होता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा होता है। वह भी सोचता है, जिन मन में सोचता है यह तो स्माइल ऑफ डेथ है, ये रो रहा है, लेकिन रुको जरा, ये तो रोते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है जिन, यह ब्रांच नंबर 1 की चीफ कामी ही होती है, जो कि हमारे एमसी को कुछ पकड़ाने लगती है, जो कि होता है एक पासपोर्ट। जिन तुम्हें कोरिया में जाना है जहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है और वहाँ पर जाकर हमारे एक धोखेबाज को टपकाना है। हमारा एमसी जब उसकी फोटो को देखता है तो वह कहता है रुको जरा, क्या यह तकाहाशी नहीं है ब्रांच नंबर 3 से? वह बताती है कि उसने 3 असासिन्स को एक ही बार में धूल चटा दी थी और उन्हें मार डाला। एमसी कहता है क्या 3 असासिन्स को मार डाला? हाँ जिन, तुम्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि तकाशी काफ़ी खतरनाक सा असासिन है जिसके सामने तुम अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। जहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारा एमसी को, जो कि होता है एक प्लेन में। हमारा एमसी जहाज में बैठा होता है अपने केबिन में काफ़ी आराम से। उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा होता है ताकि कोई उसके चेहरे को ना देख ले, क्योंकि अगर कोई भी देख लेगा तो वह डर जाएगा। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के चेहरे का सीन, जहाँ पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि ये खुशी के आंसू होते हैं, जिसके लिए वह काफी ज्यादा खुशी हो रहा होता है। और वहाँ पर हमारा एमसी बताता है कि आखिरकार वह इतना खुश क्यों है, क्योंकि जो 3 असासिन्स मारे गए थे, पावो, हातेमा और वांग सुन, और उनके साथ रॉबर्ट भी, उन चारों को एक रोथचाइल्ड सेंटर में हैंडसम किलर F4 कहा जाता है। चाहे उनके पास ज़्यादा स्किल्स तो नहीं है, वे सिर्फ अपने लुक्स का शो ऑफ करते रहते हैं। जब मैं ब्लडी फील्ड्स में सरवाइव करता रहता था, वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपने लुक्स के जरिए दूसरों को फंसा कर मारते थे, जहर पिलाकर या ऐसे बेकार के काम करते। यह अब उन बास्टर्ड को पता चला होगा कि अगर वे
अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने स्किल्स पर ध्यान देते तो उनके लिए कितना ज्यादा अच्छा होता। ये बास्टर्ड्स मारे गए, मजा आ गया। सर मुझे लग रहा है यहाँ केविन में कोई मेंटल पेशेंट आ गया है, क्या करें? तो भाई हमारा एमसी फाइनली सेफली कोरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका होता है। मन में सोचता है चलो काफी लंबे टाइम बाद अपने होमलैंड कोरिया में अपने कदम तो रखे। तो इस तरह का है ये कोरिया। वाह, मेरी तो खुशी रुक ही नहीं रही। हे बच्चे, रास्ते को ब्लॉक करके क्यों खड़े हुए हो? और वह ओल्ड लेडी हमारे एमसी को धक्का देकर आगे जाने लगती है, लेकिन हमारा एमसी अपने स्किल्स के जरिए गिरने से बच जाता है काफी स्टाइलिश तरीके से। वह भी सोचता है कि इतना क्या खतरनाक चल रहा है वहाँ पर, जो ये सभी इतने दौड़ कर जा रहे हैं। लेकिन जब वह वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं और चारों तरफ भीड़ लगी होती है, और उस गाड़ी से निकलता है एक सेलिब्रिटी, चा उन सियोंग। सभी लड़कियां तो दीवानी हुई होती हैं उस सेलिब्रिटी की। अब एक हैंडसम पर्सन को देखने के बाद हमारा एमसी क्या करेगा? डेथ नोट। फाइनली हमारे एमसी ने डेथ नोट निकाली होती है और अपनी हिट लिस्ट डायरी में उसने लिख लिया होता है चाउन सियोंग का भी नाम। बंदे तेरी तो खैर नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि तैयार हो रहा होता है उसी ट्रेटर से फाइट करने के लिए। तो एमसी तैयार हो चुका है अपने मिशन पर निकलने के लिए। तभी वह अपनी साइड में चमकती हुई एक लाइट को देखता है जहाँ पर एक सर्जन के बारे में बताया गया होता है जो कि सर्जरी करता है चेहरे की और उन्हें हैंडसम बना देता है। एमसी भी मन में सोचता है यह तो ऑसम है, मैंने सुना था कि कोरिया में सब कुछ पॉसिबल है, क्या सच में? तो इसका मतलब है मैं भी उससे ज्यादा हैंडसम बन सकता हूँ। रुको, तभी उसके बगल में से एक ओल्ड मैन निकल कर जाता है जो कि हालांकि मेंटल ट्रॉमा में होता है। वह कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह काफी ज्यादा लेट है। आखिर इस ओल्ड मैन के साथ क्या गड़बड़ है? ये तो मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग के गया। चलो आज मैं अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मैं अपने होमलैंड वापस आया हूँ, इसलिए मैं आज इसे छोड़ देता हूँ। ये रही मेरी गन और इसे मैंने कर लिया एकदम तैयार। चलो इसके साथ इस सब को ख़त्म करें और इसके बाद मैं जाऊँगा इसके पास जिससे मैं फिर से रिबॉर्न हो पाऊंगा। मतलब कि मेरा चेहरा एकदम सही हो जाएगा और मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो जाऊंगा। यार ये मिशन तो काफ़ी ईजी होने वाला है। क्या ये क्या हुआ? यहाँ पर हमारा एमसी ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है जिसकी हालत बुरी उसी ट्रेडर ने की होती है। लिटरली ये असासिन भी काफी ज्यादा खतरनाक है जिसने हमारे एमसी को धूल चटा दी। और वह असासिन कहता है तुम सच के बारे में कुछ नहीं जानते। और ये बास्टर्ड, कम से कम कोई एक लैंग्वेज तो सुन लो, या तो कोरियन बोलो या जैपनीज, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जो कह रहा हूँ वह सिर्फ वह सुनो। रोज चाइल्ड इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने भी अच्छे नहीं है। तुम क्या कह रहे हो ट्रेटर? और यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सायोनारा जिन। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं उस बंदी को गोली लग चुकी होती है जिसको गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। उसे भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि इतनी बुरी हालत में कोई मेरे ऊपर गोली कैसे चला सकता है। बास्टर्ड, मैं अकेला नहीं जाने वाला, मैं मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। और इसी के साथ उन दोनों का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। बारिश पड़ने लगती है और हमारा एमसी उसी बुरी हालत में बारिश के टाइम पर अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा होता है। क्या इस दुनिया में सच में दूसरी लाइफ जैसी कोई चीज़ होती है? अगर ऐसा सच में कुछ होता है तो मैं अगली बार एक हैंडसम बनकर जीवित होना चाहूँगा। और इसी के साथ उसका खेल यहीं पर ख़त्म। लेकिन गाइस तुम ही सोचो, जब एक कहानी का एमसी ही मर जाए तो वह कहानी किस काम की? आगे बढ़ाने का उसका क्या ही मतलब? जैसा कि हर कहानी में होता है, इस कहानी में भी हमारा एमसी फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन किसी दूसरे की बॉडी में नहीं बल्कि अपनी ही बॉडी में। लेकिन उसकी पूरे शरीर पर काफी सारी बैंडेजेस लगी होती हैं क्योंकि उसकी हालत पिछली फाइट में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसके सामने वही ओल्ड मैन आता है जिसका सामना उसे सुबह हुआ था। अरे तुम तो वही हो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मेरे शरीर में तुम ठोका पीटी क्या कर रहे हो? ये बच्चे, तुम्हारी हालत को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने हाथ पाँव का यूज अभी सही से नहीं कर सकते। अरे बुड्ढे, तुम क्या कह रहे हो? फिर हमारा एमसी अपने पूरे शरीर की तरफ देखता है जिस पर पूरी तरीके से पट्टियां लिपटी होती है और काफी जोरों से कपा रहा होता है। हाँ, तुम एक मर्डरर हो। हे ओल्ड मैन, अगर तुम मेरे साथ कुछ करना ही चाहते थे तो मुझे अब तक जिंदा क्यों रखा? अब तो मेरे हाथ पाँव कुछ काम नहीं कर रहे। रुको रुको, तुम क्या करने वाले हो? तभी वह ओल्ड मैन हमारे एमसी के चेहरे की पट्टियों को खोल देता है और उसके सामने वाले मिरर में उसके चेहरे को दिखाने लगता है। और जहाँ पर वह जब अपने चेहरे को देखता है तो वह भी एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमें हमारे एमसी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह जब पहली बार उस चर्च में आया था, तब जहाँ पर एक सिस्टर सभी से हमारे जिन का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि अब से ये तुम्हारे ही साथ रहेगा तो तुम्हें इसके साथ अच्छा बिहेवियर करना है। सिस्टर, यह हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा क्योंकि इसका चेहरा, यह तो कोई पर्सन लगता भी नहीं, यह तो एक मॉन्स्टर दिख रहा है। जहाँ पर हम हमारे एमसी के चेहरे को देखते हैं जो कि सच में काफी बुरी हालत में होता है। क्या तुम कह रहे हो एक मॉन्स्टर? आखिर तुम्हारे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इस जैसे लोगों को अपनी तरह के जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए? हमारा एमसी भी उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है।
अगर हमारा एमसी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा रस कर देता है उसी बंदे की तरफ। जा तो रहा था उसे पीटने के लिए, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और जाकर उसके कान पर बाइट कर लेता है। और पहले ही दिन हमारे एमसी ने काफ़ी बड़ा कांड कर दिया होता है अपने ही चर्च में। सारे ही बच्चे उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वे दोनों ही अपने आप से लड़ रहे होते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेक्स्ट पीरियड आता है, एक टीचर आता है उन्हें पढ़ाने के लिए। जिन अपनी पढ़ने की किताब को निकालता है, लेकिन वह देखता है उसकी किताब को पहले किसी ने काट दिया है और इस कुकर्म को करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही छोटा लड़का होता है। उसकी शैतानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब हमारा एमजी रात में अशांति से सो रहा होता है तो भी वह शैतानी लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है और एक चादर ले आता है जिसके साथ वे हमारे एमसी को ढक देते हैं, जिससे जिन कुछ देख नहीं पाता और वे लड़के उसे पीटने लगते हैं काफ़ी खतरनाक तरीके से डंडों से। इतनी घनघोर पिटाई के बाद उस शांत रात में हमारा एमसी एक छत के ऊपर बैठा होता है, लेकिन हमारे एमसी के पास सिस्टर आ जाती है। आखिर आप यहाँ कैसे आई सिस्टर? सिस्टर को सब पता है बच्चे। सिस्टर हमारे एमसी की तरफ देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होता है। वह भी समझ जाती है कुछ तो कुछ हुआ है इसके साथ। सिस्टर, क्या आप मुझे बता सकती हो आखिरकार गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे चेहरे को ऐसा बुरा क्यों बनाया जो सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं? बच्चे, तुम्हें समझना होगा गॉड जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होती है। एमसी अपने चेहरे को दिखाते हुए कहता है, क्या इसके पीछे भी कोई मीनिंग है? मे भी शायद गॉड सोच रहे होंगे कि उनकी ऐसे करने से तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे और तुम्हारी मेहनत करने से तुमको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। सिस्टर, क्या ऐसा क्या अच्छा होगा मेरे साथ? शायद ऐसा हो जाए कि तुम जब बड़े हो जाओ तो तुम्हारा चेहरा फिर से सही हो जाए। क्या सिस्टर, सच में ऐसा सच में हो सकता है? ऑफ कोर्स, अपनी सिस्टर पर भरोसा रखो। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं बड़ा हो गया, लेकिन मेरा चेहरा अभी भी की वैसा के वैसा ही। हाँ तुम झूठी सिस्टर, मैं फिर कभी भी भरोसा नहीं करूँगा। मैं उस बेकार भगवान पर फिर कभी भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन जब वह अपने चेहरे को प्रेजेंट टाइम में शीशे में देखता है तो इस टाइम में उसका चेहरा सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुका होता है और वह मुड़कर उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है जिसे वह पहले गालियाँ दे रहा होता है। इस टाइम पर वह गॉड से कम नहीं लग रहा होता उसके लिए। मैं भरोसा करता हूँ तुम और कोई नहीं बल्कि हो गॉड ऑफ मेडिसिन। फिर वह ओल्ड मैन हमारे एमसी को वापस से बेड पर लेटा देता है। थैंक यू सर, मैं आपकी इस काइंडनेस का बदला जरूर से चुकाऊंगा कभी ना कभी। लेकिन बच्चे, तुम तो अभी कह रहे थे कि मुझे आखिर तुमने क्यों बचाया, लेकिन इतनी जल्दी तुमने अपना माइंड बदल दिया? नो, ऐसा कुछ नहीं है। इसे डिनाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है लड़के। मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं किया। क्या? जरा ध्यान से देखो इसे। ये लड़का? हाँ यही सही है, मैंने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करी है जिससे कि तुम मेरे लड़के जैसे दिख रहे हो एकदम। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा बेटा मर चुका है। क्यों? तो अब से तुम्हें मेरे बेटे का रोल प्ले करना होगा। जिस बात को सुनने के बाद वहाँ का माहौल एकदम टेंस हो जाता है। पलटू एमसी एकदम से पलट जाता है और कहता है यस डैड। वह ओल्ड मैन भी खड़ा होकर देखता रह जाता है, ये कैसा लड़का है जो कि इतनी जल्दी पलट गया, और गेट लगाकर वहाँ से चला जाता है। एमसी भी कहता है यही तो था जो आप चाहते थे, आखिर ये गुस्से में यहाँ से क्यों चले गए? तभी वह ओल्ड मैन वहाँ से जाकर कुछ कपड़े लाता है और उनको हमारे एमसी के ऊपर पटक देता है। क्या ये तो एक स्कूल यूनिफॉर्म है? तो लड़के, तुमने मुझसे पूछा नहीं आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तो चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। अब से तुम स्कूल जाओगे मेरे बेटे की जगह पर जिसका नाम है जांग सीजन। की क्या स्कूल? हाँ स्कूल, और उस बास्टर्ड को ढूंढना होगा जिसने मेरे बेटे को मारा था। मेरा बेटा सीजन जिसे किसी ने मार दिया था, लेकिन मैंने अपने बेटे की मौत का राज सभी से छुपाया क्योंकि मैं इस सारी चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। मैंने स्कूल में भी किसी को नहीं बताया है कि मेरा बेटा मर चुका है। मैंने सिर्फ यह कह दिया है कि वह बीमार है, इस वजह से वह यहाँ नहीं आ सकता। इस वजह से जो किलर है मेरे बेटे का, वह सच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका होगा। मेरा बेटा सिर्फ स्कूल और घर को ही जानता था, वह कहीं और नहीं जाता था। इस वजह से कोई ना कोई स्कूल में से ही है जिसने मेरे बेटे को मारा है। अगर तुम स्कूल में मेरे बेटे के चेहरे के साथ जाओगे तो वह बास्टर्ड समझेगा कि तुम ही सीजन हो और तुम्हारे पास आने की अप्रोच करेगा। क्यों? जब तुम उस बास्टर्ड को मार दोगे और मेरा बदला ले लोगे। वैसे अंकल, अगर क्या होगा कि मैं भाग जाऊं? क्या? अगर तुम भागोगे तो मैं यह पक्का करूंगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए और तुम्हारी बाकी पूरी ज़िंदगी हमेशा ही प्रिजन में बीते। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो ये भागने के बारे में सोचना भी मत, ये बुढ़ऊ मरवाएगा भाई। लेकिन अगर तुमने मेरा रिवेंज ले लिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम कहीं जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, वो भी मेरे बच्चे की आइडेंटिटी के साथ। तो अपना बेस्ट करना अपने काम को करने में। लेकिन अभी के लिए तुम्हारी 90% बॉडी पूरी तरीके से डैमेज है, तो अब तुम खड़े भी हो जाओ तो ये मिरेकल से कम नहीं होगा। जहाँ पर हम देखते हैं नाइट का सीन। हमारा एमसी अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है और एक नज़र देखता है उसी यूनिफॉर्म की तरफ जो कि किसी सेरियम हार्ट हाई स्कूल की होती है।
और उस यूनिफॉर्म को देखते हुए अपने मन में सोचता है पिछली टाइम की यादें, जहाँ पर कोई बंदा छटपटा रहा होता है और उसके काम को तमाम करने वाला और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा एमसी। हाँ, छोटा बचपन वाला। काम पूरा करने के बाद वह उस जगह से बाहर निकलता है और मास्क लगाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर होता है एक लड़का और लड़की जो कि आराम से जा रहे होते हैं अपने स्कूल को अटेंड करने के बाद, जिनको देखने के बाद उसके मन में भी आता है कि क्या वह भी स्कूल जा पाता। लेकिन हम साफ साफ देख सकते हैं हमारा एमसी अभी एक डार्क सर्कल में है और वे बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं वे काफ़ी ब्राइट ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने जंग सीजन से कम्प्लीटली अपोजिट लाइफ को अब तक जिया है। फिर भी चाहे कुछ भी हो, मेरा स्कूल जाने का शुरुआत से ही सपना था। चलो फाइनली अब मैं स्कूल जा पाऊंगा। इसी के साथ रात बीत जाती है और सवेरा हो जाता है, जहाँ पर वह ओल्ड मैन हमारे एमसी को खड़े होने में मदद कर रहा होता है। लिटरली उससे खाना खाने के लिए चम्मच भी नहीं उठ रही होती है, उसकी हालत इतनी ख़राब होती है। वह डॉक्टर उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करता है ताकि वह अपने काम को कर सके। इसी तरीके से विंटर आ जाती है, मस्त गरम गरम खाना पक रहा होता है गैस पर और वह ओल्ड मैन खाना बना कर ले आया होता है हमारे एमसी के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, जब वह सामने देखता है तो हमारा एमसी बिना किसी के सहारे के साथ आराम से चल पा रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें रोज चाइल्ड हेड क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी पूरी मीटिंग बैठी हुई होती है। आखिर ये ब्रांच 1 का चीफ कर क्या रहा है? तुमने वहाँ पर एक किलर को भेजा था उस ट्रेटर को मारने के लिए जिसने पहले ही 3 असासिन्स को मार दिया है और अब वह भेजा गया किलर भी गायब है। ये होता है रोज चाइल्ड ब्रांच 2 नंबर का चीफ नेक्सॉन। और ये ब्रांचेस के चीफ भी काफ़ी सारी बातें को कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ब्रांच 1 की चीफ को जो कि काफ़ी ज़्यादा कपा रहे होते हैं उसके हाथ। वह कहती है जिन हमारा टॉप रैंक किलर है। तो क्या तुम कह रही हो तुमने ट्रेटर को काफ़ी अच्छी तरीके से मरवा दिया है, लेकिन तुमने तो उसका एक ब्लड का अंश भी नहीं पाया। लेकिन हम सर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ले रहे हैं। अरे नहीं, तुम अब इसे नहीं करोगे। देखो तो सही, पहले ही तुम्हारे 3 कलर्स काफ़ी आसानी से मारे गए, अब हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो हम में से किसी को सर्च करने के लिए किलर्स भेजने चाहिए। सेंट्रल चीफ सभी को शांत करते हुए कहते हैं कि चलो रुक जाओ, काम डाउन हो जाओ। वैसे भी हम उन 3 फादर्स की प्रेजेंस में हैं। वहाँ पर हम 3 फादर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन तीनों को देखने के बाद वे सभी शांत हो जाते हैं। मेरे ओपिनियन में इस सिचुएशन के भारीपन को देखते हुए सेंट्रल हेडक्वार्टर कोई सर्च टीम भेजनी चाहिए उन्हें ढूंढने के लिए। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? हम उसके पीछे उसकी टीम को देखते हैं जो कि वह भेजने वाला है। हम उस मीटिंग के कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह खड़ा होता है शीशे की तरफ मुंह करके। वह कहता है मैं शुरुआत से ही इस ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस को प्रायोरिटाइज करता रहता हूँ कि कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी इम्बैलेंस ना हो जाए। लेकिन जब जिन इस एसोसिएशन में आया तो यह बैलेंस डगमगाने लगा। तो जब हम उसे ढूंढ लें तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। वहाँ पर उसके पीछे वही बंदा होता है जिसका नाम होता है हांजो, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर हमारा एमसी सूट वूट पहन कर तैयार हो रहा होता है काफ़ी लंबे टाइम बाद इस घर से बाहर निकलने के लिए, जहाँ पर वह ओल्ड मैन भी अभी भी उसकी मदद कर रहा होता है थोड़ी बहुत। लेकिन हमारा एमसी उसके हाथ को हटा देता है और कहता है आज मैं खुद से ही वॉक पर जाना चाहूँगा। वह ओल्ड मैन भी उसे अलाउ कर देता है और कहता है इस फ़ोन को ले जाओ, इसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं, तो कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। जहाँ पर दूर से वह ओल्ड मैन हमारे एमसी को वहाँ से जाता हुआ देख रहा होता है। थोड़ा टाइम बाद फाइनली हमारा एमसी जैसे तैसे करके पार्क में पहुँच चुका होता है, लेकिन उसका सारा शरीर काफ़ी ज़्यादा कपकपा रहा होता है और इतना चलने में ही वह काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है। वहीं पार्क में कुछ लोग और होते हैं जो कि मॉर्निंग स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। उन्हीं में से किसी एक पर हमारे एमसी की नज़र जाती है जो कि फुल जोश में कर रहा होता है अपनी मॉर्निंग स्ट्रेचिंग। लिटरली जब वह कर रहा होता है तब तो भाई साहब हवा में भी विंड प्रेशर बनना होता है। दिखने में तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटा और थुलथुला होता है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी तगड़ी होती है। लास्ट में जाकर अपना लास्ट पोज देता है। हमारा एमसी उसे ऐसा करता हुआ देख कहता है क्या ये कोरिया की कोई आर्ट है? उस सीन के बाद हमारा एमसी एक बेंच पर आकर बैठ जाता है और नहीं, मेरा शरीर पूरी तरीके से थक चुका है, मैंने तो थोड़ा बहुत ही चला था, लेकिन फिर वह उस पर आसमान की ओर देखते हुए सोचने लगता है क्या उन्हें लगा होगा शायद मैं मर चुका हूँ और शायद रोज चाइल्ड सेंटर वाले मुझे ना आए ढूंढने के लिए। जहाँ पर वह अपने पास्ट के सीन को याद करता है, एक जगह का सीन जहाँ पर काफ़ी तगड़ी तबाही मची हुई होती है, जहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हो चुका होता है। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं बेहोशी की हालत में या मर चुके होते हैं। तभी एक बंदा उस कार के गेट को खोल कर निकलता है और वो और कोई नहीं बल्कि होता है जिन, जो कि अकेला सर्वाइवर बचा हुआ होता है उनमें से। जहाँ पर वह अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है अभी भी, लेकिन उसे भी सुबह से रात हो जाती है लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जैसे तैसे करके रोज चाय सेंटर में हमारा एमसी पहुंच चुका होता है, जो कि बिना कुछ कहे आगे निकल जाता है। लेकिन मिशन से आने के बाद जब
जब वह सामने के नज़ारे को देखता है तो वह भी शांत खड़ा रह जाता है, क्योंकि पूरे दिन भर की थकावट को मिटाने वाली एक चीज उसके बिस्तर किसी ने फाड़ दिया होता है उन्हें। उसे भी समझ में आ गया होता है यहाँ पर मेरी पार नहीं पड़ने वाली, तो वह फैसला करता है और उस रोथचाइल्ड सेंटर को छोड़ देता है, जहाँ पर वह अपनी कमाई के लिए बाहर ढूंढ रहा होता है कुछ सोर्स। लेकिन वह जहाँ भी जाता उसके लुक्स की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया जाता। हर कोई उसे देखकर एक मॉन्स्टर कहकर उसे भगा देता। भूख से बेहाल हमारा एमसी हर जगह ढूंढता है अपने सोर्स के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता। वह अपने हाथ में देखता है जहाँ पर उसके पास सिर्फ कुछ ही रुपए बचे होते हैं, जिन रुपयों से वह कुछ खाने की कोशिश करता है लेकिन और वह एक होटल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस होटल का कुक उसे भगा देता है और कहता है तुम मॉन्स्टर, तुम कहाँ आने की कोशिश कर रहे हो, और उसे जमीन पर फेंक देता है। इतना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर थूक भी देता है। लास्ट में हमारे एमसी के पास जब कोई जगह नहीं बची होती तो वह वापस उसी रोथचाइल्ड सेंटर में आ जाता है। दिन भर की उस जिल्लत को सहने के बाद उसे भी समझ में आ गया होता है आखिरकार इस दुनिया में कोई भी बदसूरत को नहीं अपनाना चाहता। जहाँ पर उसके सामने खड़ी होती है हेडक्वार्टर नंबर 1 की चीफ, जो कि फिर से उसे उसका मार्क्स लौटाते हुए कहती है जिन यही एक जगह है जहाँ पर तुम रह सकते हो। जिन भी रोते हुए अपनी उस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रेजेंट टाइम के जिन को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है वैसे रोथचाइल्ड सेंटर में मेरी मास्टर के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मेरे बारे में इतनी चिंता करे, चाहे मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं। प्लीज कोई भी मेरे बारे में चिंता मत करना। अब मैं उस रोथचाइल्ड सेंटर में फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं इस चेहरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जहाँ पर अगले सीन में हम उसके घर का सीन देखते हैं। वह अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा होता है, जहाँ पर पहले ही से ही किसी ने इस कंप्यूटर से यह मैसेज डाला होता है क्या सेरिम आर्ट हाई स्कूल अच्छा है। जहाँ पर उसकी जो कमेंट बॉक्स है उसमें किसी ने रिप्लाई दिया होता है हाँ, अगर तुम कोई बड़ा सेलिब्रिटी बनना चाहते हो तो तुम्हें सेरिम आर्ट हाई स्कूल में पढ़ना ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर सिंगर्स, एक्टर्स और कंपोजर्स यहीं से निकलते हैं। एमसी मन में सोचता है क्या सच में इस डॉक्टर के बेटे ने यहाँ पर कोई क्वेश्चन डाला था। वह भी अपने आप को इमेजिन करने लगता है एक एक्टर के रूप में, ये मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा जेंग सीजन और तुम्हारा जो ड्रीम है उसे भी फुलफिल करूंगा। चलो मुझे भी यहाँ से कुछ पूछना चाहिए। जहाँ पर उसका क्वेश्चन काफी ज्यादा नॉर्मल होता है। वह पूछता है क्या अगर मैं एक हैंडसम लड़का हूँ तो क्या मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल सकती है स्कूल में। तभी डॉक्टर वहाँ अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हमारा एमसी अपने कंप्यूटर को बंद कर लेता है। अगली बार जब डॉक्टर वापस आते हैं तो वह पुशअप कर रहा होता है और उसकी डेली लाइफ में वह मार्ट जाता है, जहाँ पर वह डॉक्टर की मदद करता है उसकी सब्जियां लाने में, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है जिस वजह से उस पर सब्जियों को बैग भी न उठाया जा रहा होता। दिन बीतते जाते हैं, महीने गुजरते जाते हैं। फाइनली स्प्रिंग का सीजन आ जाता है। शहर में चहल पहल बढ़ जाती है। सेरिम आर्ट हाई स्कूल की बस उसके सामने आकर खड़ी होती है और हमें देखा जाता है वह हाई स्कूल, जहाँ पर हमारा एमसी पहुंच चुका होता है, जिसका बैच भी काफी शाइनिंग तरीके से चमक रहा होता है। जेंग सीजिन या वही आज तो मैं सबसे ज्यादा कूल लगूंगा इस स्कूल में। मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जहाँ पर वह हाई स्कूल के उस बोर्ड को देखता है और वह डॉक्टर की उन्हीं बातों को याद करने लगता है जहाँ पर डॉक्टर ने उसी के बारे में बताया होता है। तो लड़के ध्यान से सुनो, मैंने अपने बेटे के बारे में कॉलेज में यह झूठ फैला रखा है कि वह काफी ज्यादा बीमार है, जिस वजह से वह कॉलेज नहीं आ सकता। और क्योंकि मेरा बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में ही था तो तुम्हें भी शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी। तो जब तुम कॉलेज जाओगे तो तुम्हें भी एक फ्रेशमैन बनकर ही स्टार्ट करना होगा कॉलेज। छोड़ो इसे, वैसे भी मुझे कॉलेज जाने को मिल रहा है, कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और वह काफ़ी ज़्यादा ही मस्ती में जाने लगता है। लेकिन काफ़ी लंबा टाइम बीत जाने के बाद भी हमारे एमसी की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ होता। उसकी स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, जिस वजह से वह फिर से लंगड़ाने लगता है। जब वह धीरे धीरे चलते हुए कॉलेज में घुस जाता है तो सारी लड़कियों की नज़र हमारे एमसी की तरफ होती है। यह सीन एकदम लुकिज्म वाला वाइब दे रहा होता है, जहाँ पर उसकी बगल वाली और दूसरी ओर वाली चारों ओर से ही लड़कियों ने हमारे एमसी को घेर रखा होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रही होती हैं। एमसी तो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वह कहता है ये फीलिंग जब कोई बिना एफर्ट्स के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करे, ये फीलिंग कितनी अमेजिंग है। सारी फीमेल स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम मुझे पसंद कर सकती हो। और वह ऐसा मन में सोचते हुए गेट को ओपन करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश वे में गेट को ओपन करता है। और जब वह मुस्कुराते चेहरे के साथ सामने देखता है तो सामने होती है पूरी की पूरी गैंग, जिसमें छोटे मोटे नाटे सब तरह के लड़के भरे होते हैं, जो कि हमारे एमसी को ही घूरे जा रहे होते हैं उसके ऐसे एक्शन के ऊपर। उन्हें देखने के बाद तो थोड़ी देर के लिए जिन भी सन्न खड़ा रह जाता है, उसके मन में भी कुछ नहीं आता, लेकिन फिर वो जल्दी से गेट को बंद कर देता है और वहीं गेट के बाहर बैठ जाता है। वह मन में सोचता है कि क्या कि यह रियल नहीं हो सकता। यहाँ कम से कम एक फीमेल स्टूडेंट्स तो होनी चाहिए थी। क्यों? तभी उसके पास एक हाथ बढ़ता है, जिस तरफ हमारा एमसी भी देखता है, जो कि एक लड़का होता है, जो कि हमारे एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है हे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो एंटरटेनमेंट वाली क्लास में हो, है ना? जिन भी उसके हाथों पकड़ कर खड़ा होते हुए कहता हाँ तुम सही कह रहे हो। तो बड़ी चलो चलते हैं।
क्या इसने मुझे बड़ी कहा? जहाँ पर यह बात उसके पास्ट से एकदम डिफरेंट होती है, जहाँ पर पास्ट में एक लड़का कहता है यह तो एक मॉन्स्टर है, लेकिन रियलिटी में जब उस बंदे ने हमारे एमसी को बड़ी कहा तो इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये बड़ी, और अपने मन में सोचता है हैंडसम आदमी बन जाना ये तो एकदम डिफरेंट है, काफी ज्यादा ही डिफरेंट है। जहाँ पर फाइनली वे अपनी क्लास में पहुंच चुके होते हैं। एक बंदा हमारे एमसी को देखने के बाद कहता है आखिरकार ये इसके पीछे वाला बंदा कौन है। तभी वह बंदा हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुमको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, यह भी हमारे तरह एक एंटरटेनमेंट मेजोर है और वैसे भी ये काफी ज्यादा हैंडसम है ना। जहाँ पर उस बंदे की बातों को सुनने के बाद सारे लड़के हमारे एमसी को हाई फाई करने लगते हैं। अपनी तरफ लोगों के ऐसे अच्छे बर्ताव को देखने के बाद तो एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। फाइनली क्लास चालू हो चुकी होती है, लेकिन अभी टीचर नहीं आया होता है। हमारा एमसी भी क्लास में चारों तरफ देखने लगता है क्या कोई फीमेल स्टूडेंट है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। हे बड़ी, क्या हम इसी तरह रहने वाले हैं इस क्लास में? मेरा मतलब है कि बिना किसी फीमेल स्टूडेंट के। ओह, तुम इस बारे में बात कर रहे हो। तभी हमें केविन में एक बंदा दिखाया जाता है जिसके लंबे लंबे बाल, और रुको, फ्लावर्स की कितनी अच्छी स्मेल है। वाह, ये कौन है? क्या है हमारे क्लास की इकलौती फीमेल स्टूडेंट है? क्या ये कितनी सुंदर होने वाली है? लेकिन उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए ये निकलता है क्लास टीचर, जो कि लिटरली भाई साहब इस लुक में सबसे खतरनाक लग रहा होता है। क्या ये क्या है? सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम सभी को प्रैक्टिस रूम नंबर 1 में जाना है। सारे स्टूडेंट्स उनके इंस्ट्रक्शन के साथ वहां पर जाने लगते हैं। हमारा एमसी उन्हें दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें प्रैक्टिस रूम नंबर 1 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह टीचर मस्ती से कुर्सी पर बैठा हुआ अपने फोन को चेक कर रहा होता है। स्टूडेंट्स ये अपने आपस में बात कर रहे होते हैं। वे पूछते हैं क्या क्या ये कोई गेम खेल रहे हैं अपने फोन पर या क्या कर रहे हैं, मुझे ये तो पता ही नहीं चल रहा। तभी एक स्टूडेंट थकार कर पूछ ही लेता है टीचर आखिरकार हम क्या करने वाले हैं, आखिरकार हम काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं। अच्छा तो ऐसा है, तो चलो ऐसा करते हैं कि तुम सभी में से हर कोई अपने स्किल्स को दिखाओ मुझे। कुछ नॉर्मल करना, ये ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। कुछ ऐसा करते हैं, चलो हम खेलेंगे स्टेज स्टीलिंग कंपटीशन। इसमें एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को दिखाएंगे, और अगर तुमको कॉन्फिडेंस है कि तुम उससे अच्छा कर सकते हो तो तुम उसके स्टेज को चुरा सकते हो। क्या ये मास्टर क्या कह रहा है, स्टेज को स्टील करना है, वो भी परफॉर्म करते हुए? हाँ, ये कुछ अजीब सा तो लग रहा है, ये थोड़ा हार्श भी है। अच्छा तो तुम कह रहे हो ऐसे, तो बेटे तुम्हारी बारी फैली है, तो खड़े हो जाओ जल्दी से। जब पर वह बंदा खड़ा हो चुका होता है और कहता है और अच्छे तरीके से गाना गाने लगता है। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स भी उसके ऐसे गाने को सुनने के बाद उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वे कहते हैं ओह क्या ये कोई गॉड है लाल। तब दूसरा बंदा उससे अच्छा गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर तो पहले वाले बंदे के भी पसीने छूट जाते हैं, और उनका साथ देने के लिए धीरे धीरे और भी लोग आने लगते हैं। गाना गाने के साथ भी डांस भी कर रहे होते हैं, और पांचों ही लोग काफी खतरनाक स्टाइल में एक K-pop स्टार की तरह डांस कर रहे होते हैं। क्या ये सच में, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद वे वापस आ जाते हैं। तभी उन भीड़ में से एक बंदा निकल कर आता है जो कि कहता है सामने चढ़ जाओ, मेरी बारी है। और यह वही पहले वाला बड़ी होता है हमारे एमसी का। तो चलो मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें आखिरकार असली डांस कहते किसे हैं। जहाँ पर वह अपने फोन में म्यूजिक चलाता है और करने लगता है काफी खतरनाक सा डांस। जिस गाने को सुनकर तो एक बंदा भी कहता है रुको जरा, ये तो ब्रेकिंग ट्रैक है माइकल जैक्सन वाला, और उस गाने का नाम होता है स्मूथ क्रिमिनल, जिसके अब हमारा ये बंदा डांस करने वाला है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि क्या क्रिमिनल, माइकल जैक्सन, क्या क्या ये कोई क्रिमिनल है? अरे बेकारी बातों को करना बंद करो और अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और इसे देखो। जहाँ पर उस बंदे ने डांस परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर दिया होता है। हर एक गाने की बीट के साथ वह बीट मिलाते हुए काफी खतरनाक डांस कर रहा होता है। हर एक स्टेप को परफेक्शन और स्मूथनेस के साथ कर रहा होता है, और काफी खतरनाक डांस करने के साथ वह काफी थक भी जाता है, और वह बिना रुके डांस किए ही जा रहा होता है। वाह ये तो काफी ज्यादा कूल है। फिर अचानक से वह सीधा खड़ा हो जाता है, जिसके ऐसे पोज को देखकर एक बंदा चलाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये लीन डांस करने वाला है? एमसी पूछता है आखिर ये क्या होता है? वह बंदा बताता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, इसमें हमें अपनी बॉडी को एक जगह पर रखते हुए आगे की ओर झुकाना पड़ता है। ये तो माइकल जैक्सन का लेजेंडरी डांस है, लेकिन इसे बिना स्पेशल इक्विपमेंट के साथ करना ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा है। तो अच्छा ऐसा है। जहाँ पर वह अपने पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसने ये लीन पोजीशन वाला काम तो काफी बार किया होता है, वो भी अलग अलग एंगल्स में, वो भी बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के। और उस बारे में सोचते हुए कहता है क्या यह सच में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है इनके लिए? वहाँ पर वह बंदा लीन डांस करने की ट्राई करने लगता है। पहले 20 डिग्री, धीरे धीरे करके 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। वाह अनबिलीवेबल, 30 डिग्री तक पहुँच गया। क्या ये सच में अमेजिंग है?
जहाँ पर उसका डांस खत्म हो चुका होता है। सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। वह टीचर भी उस बंदे को देख रहा होता है। सभी लोग मुझे देखो। लेकिन तभी हमारा एमसी उसकी बातों को सुनकर अपने पास्ट की कुछ बातों को याद करने लगता है। जहाँ पर एक बंदे की ट्रेनिंग हो रही होती है और उसका जो क्लासमेट होता है वह उस इंस्ट्रक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसके अटैक को काफी आसानी से वहां पर लेता है और उसके चाकू को दूर हटाते हुए उसके पेट में मारता है काफी खतरनाक सा पंच, जिसके साथ वह वहीं जमीन पर बैठ जाता है। सारे लोगों में खामोशी छा जाती है और कोई कुछ नहीं कह पाता। वह ब्रांच नंबर 1 की चीफ भी वहीं होती है, सभी को ऑब्जर्व कर रही होती है। वह बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, रुको, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे अच्छा करके दिखाओ तुम। लेकिन उसकी बात सुनकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता और उन सभी से निकल कर आता है हमारा एमसी अपने वेपन्स को लेकर। इंस्ट्रक्टर को भी लग रहा होता है ये तो छोटा सा बच्चा है, ये मेरा ही क्या बंगाल लेगा। एमसी आ जाता है खतरनाक से पोज में। इंस्ट्रक्टर भी मजाक मजाक में एक नाइफ को निकाल लेता है उससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन जब हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे निकल जाता है तो हम देखते हैं भाई इंस्ट्रक्टर के भी पसीने छूट चुके होते हैं, क्योंकि वह देखता है उसका नाइफ पहले ही आधा कट चुका है। वो तो एमसी ने रहम दिखा दिया, नहीं तो इसकी जगह पर इसका गला हो सकता था। चीफ हमारे एमसी के पास आते हुए उसके सर पर हाथ रखती है और शाबाशी देती हुई काफी ज्यादा खुश भी लग रही होती है। प्रेजेंट टाइम में एमसी सोच रहा होता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस चेहरे के साथ हमेशा कंफर्टेबल ही रहूंगा। वह पहले वाला बंदा तो अभी भी अपनी सीखे कर रहा होता है और ये नहीं, मेरे साथ चैलेंज कोई नहीं लेने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी वह किसी को देखकर चौंक जाता है। ये होता है हमारा एमसी जो कि काफी खतरनाक दहाड़ के साथ उड़ता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं हार जाऊं, तो यही गाना चलेगा और मैं इस पर डांस करूंगा। जहाँ पर हमारा एमसी तैयार हो जाता है डांस करने के लिए। पूरी क्लास में सन्नाटा सा छा रखा होता है, आखिरकार ये क्या करके दिखाने वाला है। क्लास टीचर भी हमारे एमसी की तरफ काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे होते हैं कि ये लड़का, इसने इसको चैलेंज किया है, जरूर से इसमें कोई ना कोई बात तो होगी। और हमारा एमसी धीरे धीरे करके अपने डांस को परफॉर्म करने लगता है डिफरेंट स्टाइल में, जिसके डांस को देखते हुए स्टूडेंट्स भी चौंक जाते हैं, ये क्या कर रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा एमसी कुछ और नहीं बल्कि अपनी मार्टियल आर्ट्स को दिखा रहा होता है। वैसे कूल तो लग रहा होता है, लेकिन फिर भी इसे डांस कहना थोड़ा अजीब होगा, जिसके इसे डांस को देखने के बाद थोड़ी देर की शांति और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। ये कैसा डांस दिखा रहा है भाई। एमसी मन में सोच रहा होता है सच में ये काफी ज्यादा अच्छा था, मैंने काफी अच्छा डांस किया, लेकिन उसे क्या पता सब लोग उस पर हंस रहे हैं। बेचारा क्लास टीचर भी अपना मुंह फेर लेता है उससे। फाइनली बारी आती है लीन डांस करने के लिए, जिसके लिए वह सीधे पोजीशन में खड़ा हो जाता है। नो वे, क्या ये लीन डांस करने का ट्राई कर रहा है? राइट, चलो अब मैं करता हूँ। जहाँ पर वह लीन डांस परफॉर्म करने लगता है और इस बार वह काफी ज्यादा झुक चुका होता है। नो वे, सच में ये लीन डांस कर रहा है। लेकिन अगले सीन में उसका लीन डांस उसका ही चेहरा फुलवा देता है और उसका सिर लगता है सीधा जमीन में, जिसके से डांस को देखने के बाद स्टूडेंट शौक, टीचर शौक और पूरे क्लास में एक ही जोर की हंसी गूंजने लगती है, जिसे चाहे कॉलेज के बाहर से भी सुन लो। जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स क्लास खत्म होने के बाद वहां से जाने लगते हैं। हमारा एमसी अपने चेहरे को पकड़कर वहीं ग्राउंड पर बैठा होता है। वह कहता है, नहीं मेरा चेहरा कुछ तो नहीं गया ऐसे। तभी हमारे एमसी के पास कोई आता है और कहता है, हे बड़ी, तुमने काफी अच्छा काम किया, इस लेवल के लिए हिसाब से तुम्हारा डांस काफी अच्छा था। हमारा एमसी भी उसे शुक्रिया करता है। तो ठीक है, तुमसे बाद में मिलते हैं। वहीं एक और स्टूडेंट उसी बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, चलो अच्छा हुआ जो मैंने कुछ काम नहीं किया, नहीं तो अगर मैं इसके खिलाफ खड़ा हो जाता तो भाई जैसा कि हम इसकी बात से सुन सकते हैं ये बंदा कुछ तो गड़बड़ है। हे जेंग सीजन, मेरे साथ क्लास टीचर ऑफिस में चलो। जहाँ पर हम टीचर्स ऑफिस का सीन देखते हैं। जेंग सीजन और वह टीचर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। पहली बात, मुझे तुम्हें याद देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, तुम काफी लंबे टाइम बाद अपने बुखार को तोड़ते हुए यहाँ पर आ चुके हो। एमसी सोच रहा होता है इसका चेहरे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये खुश तो नहीं है। और एमसी धीरे से कहता है, वेल जैसे कि मैंने सुना था कि डॉक्टर ने उसकी मौत का राज सभी से छुपाया था और यह कह दिया था कि वह काफी ज्यादा बीमार है। वैसे तुम्हारे उम्र के लड़कों को रोज स्कूल आना चाहिए, लेकिन तुमने पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट होने से पहले ही छुट्टियां ले ली थी, इस वजह से तुम्हें फ्रेशमैन बनकर ही इस कॉलेज को स्टार्ट करना होगा। और फिर वहाँ थोड़ी देर की शांति छा जाती है। एमसी भी सोच में पड़ जाता है, आखिर ये क्या कह रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। छोड़ो इसे, अब तुम जा सकती हो। क्या और इस टीचर को क्या हो गया। फिर एमसी वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर टीचर उसे पीछे से देख रहा होता है और धीरे से कहता है, तो अच्छा ऐसा है, तुम डांस के साथ साथ सिंगिंग भी कर सकते हो। जहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं हमारा एमसी कॉलेज से बाहर आ चुका होता है
लेकिन उसने अपने सिर पर अभी भी हाथ रखा रखा होता है। वह कहता है, वैसे देखा जाए तो वह लंबे बालों वाला टीचर वह जिन के बारे में कुछ तो जानता है। जैसा कि मुझे पता है कि कल्प्रिट इस स्कूल में से कोई है, तो मुझे इस टीचर को भी सस्पेक्ट की लिस्ट में डालना चाहिए। तभी हमारे एमसी को कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कोई कह रहा होता है, हे तुम काफी ज्यादा अगली हो। जिस आवाज को सुनकर तो वह मान लेता है कि क्या कोई मुझसे कह रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ दो लड़कों को देखते हैं जिनके हाथ में होती है बेसबॉल। इसको खतरनाक स्टंट्स मारकर खतरनाक पावर के साथ उसे थ्रो करता है किसी चीज के ऊपर, और ये दोनों लड़के किसी और नहीं बल्कि एक बिल्ली को परेशान कर रहे होते हैं। वह बेचारी बिल्ली भी परेशान हो चुकी होती है इनकी बॉलों से। तभी एक बंदा कहता है, अरे नहीं देखो तो सही, क्या तो लंगड़ा रही है। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस सिर पर निशाना लगाया था लेकिन इसके पैर में लग गया जनके से। लॉल, चलो मैं इसे फिनिश करता हूँ, तुम मर जाओ मॉन्स्टर। फिर से वह बॉल फेंक दी होती है उसी कैट के ऊपर। इस बार वह बॉल सीधी उस बिल्ली के चेहरे पर लगने वाली होती है, लेकिन तभी उस बॉल के बीच में आ जाता है एक बैग। जिस बैग को देखने के बाद तो वे दोनों लड़के भी चौंक जाते हैं, कहते हैं ये बैग कहाँ से आया। और जब वे अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ पर खड़ा होता है हमारा एमसी, जो कि उन्हें घूर के देखे जा रहा होता है। वह कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो लड़कों। हे तुम कौन हो? हम तो इस मॉन्स्टर को खत्म कर रहे थे, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मॉन्स्टर को खत्म? है तुम मुझे सुन नहीं रहे हो क्या, या कुछ सुनने का बहाना बना रहे हो? जहाँ पर हमारा एमसी मॉन्स्टर नाम को सुनकर अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर वह किस तरीके से पास्ट में अपने बेकार चेहरे के साथ काफी ज्यादा परेशान होता था। सारे ही लोग उसे मॉन्स्टर कह के चढ़ाते थे। तुम लड़कों, तुमको सच में कुछ मैनर्स सीखने की जरूरत है। हे क्या तुम सच में ऐसी बेकार बातों को कर रहे हो? और वह ऐसा कहकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा एमसी खड़े खड़े एक पंच के साथ उसे वहीं लटा देता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरा वाला बंदा भी उस बंदे की ऐसी हालत को देखकर घबराने लगता है। उस पंच का असर हमारे एमसी पर पड़ा होता है, जहाँ पर वह पास्ट में की बातों को याद करता है, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा था तुम यह ध्यान रखना कि तुम्हारी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा गिर चुकी है, तो किसी दंगे में मत फंस जाना। क्या सच में मैंने सिर्फ एक पंच मारा और इसी से मेरी हालत इतनी खराब हो गई? तभी दूसरे वाला बंदा भी बेड से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस अटैक को हमारा एमसी पीछे झुककर डॉज कर लेता है और पीछे से पैरों में मारता है काफी खतरनाक सी किक, और उसके कॉलर को पकड़कर हवा से ही उसे जमीन में गिरा देता है काफी खतरनाक तरीके से। फिर काफी ज्यादा गुस्से में अपने पंच को बनाकर उस बंदे पर देने वाला होता है। वह बंदा भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वह कहता है, अब तो गए भाई। लेकिन उसे पंच नहीं पड़ता, तो वह भी अपनी आंखों को खोल कर देखता है। जहाँ पर हमारे एमसी को देखता है, वह भी अजीब सा चेहरा बनाकर खड़ा होता है। वह कहता है, क्या यार, आखिर कैसे दिन आ गए जब मैं बच्चों से लड़ रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक बॉल हमारे एमसी के काफी करीब आ जाती है, लेकिन अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के जरिए वह उस बॉल के अटैक से बच जाता है। वह बॉल जिसने भी फेंकी होती है वह काफी खतरनाक तरीके से फेंकी होती है, जिससे वह बॉल भी फट चुकी होती है। उस अंधेरी गली से निकल रहा होता है काफी खतरनाक सा बंदा, जो कि अपने बैट को घुमाते हुए हमारे एमसी की तरफ ही बढ़ रहा होता है और जोर से देकर मारता है जमीन में। और ये और कोई नहीं बल्कि होता है हल्क का बच्चा, मतलब कि काफी ज्यादा मस्कुलर बंदा होता है। दोनों ही बंदे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं। हे हनी, क्या तुम सच में किसी फाइट में पड़ गए हो? हे तुम कैसी नॉनसेंस बातों को कर रहे हो, बेकार बातों को करना बंद करो और इस बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। कैट डैडी, तुम्हारा चेहरा सच में काफी ज्यादा रफ है। तभी वह अपने साइड वाले बंदों को इशारा करता है। इशारे के साथ ही वे दोनों बंदे हमारे एमसी के शरीर को पकड़ लेते हैं ताकि वह हिल ना सके, और वह बंदा भी बिना देरी किए सीधा हमारे एमसी पर बैट से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कैसी बेकार की चीज करते हैं ये लोग, ऐसी चीजों को तो मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। और वह एक मुक्के से दोनों को दूर झटक देता है और सीधा बढ़ जाता है उसी बुली बंदे के सामने। बुली वाला लड़का भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, चाहे उसका प्लान भी फेल हो गया फिर भी। लेकिन तभी हमारा एमसी देखता है वह बंदा एमसी पर नहीं बल्कि किसी और पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर तो वह भी चौंक जाता है। आखिर यह किस पर अटैक करने के लिए जा रहा है, मुझ पर तो किया नहीं। वह देखता है वह बुली लड़का और किसी पर नहीं बल्कि उसी कैट पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, और भाई उसने वह खतरनाक सा अटैक कर भी दिया होता है। तभी हमें देखा जाता है किसी के खून के छींटे जो, और वह बुली लड़का भी अपने सामने के सीन को देखकर चौंक जाता है। वह कहता है, क्या ये क्या है। हम देखते हैं हमारे एमसी का सीन, जिसने उस बिल्ली को बचा लिया होता है अपने इस बॉडी का यूज करते हुए, और उसके बैट की वजह से उसके सिर में काफी खतरनाक चोट लग चुकी होती है। तुम क्रेजी बास्टर्ड, क्या तुम सच में खुद को मरवाना चाहते हो? लेकिन हमारा एमसी बिना कुछ कहे एक काफी खतरनाक सी ठंडी सी नजर देखता है उस बंदे को। हमारे एमसी की ऐसी खतरनाक आंखों को देखने के बाद तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं और वह भी अपने चमचों के साथ वहां से चला जाता है। जिन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, उसकी काफी ज्यादा खराब हालत हो चुकी होती है, तो वह भी वहां पर थक कर गिर पड़ता है। आखिर तुमसे कौन कहता है तुम एक मॉन्स्टर, तुम तो क्यों क्यों तो मेरा मतलब है बुरा दिखना अभी इतना बुरा नहीं है लिटरली भाई।
बिल्ली का चेहरा एक ओल्ड मैन जैसा लग रहा होता है, जहाँ पर वही मोटा वह सुबह वाला बंदा हमारे एमसी को बुरी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ देख लेता है। अगली बार जब एमसी की आंखें खुलती हैं तो वह एक हॉस्पिटल में होता है। रुको जरा, मैं कहाँ पर पहुँच गया? तभी उसके पास कोई आता है, वह कहता है तो तुम जग गए। यह वही मोटा बंदा होता है जिसके पास उसकी बिल्ली भी होती है, जहाँ पर वह अपना ट्रीटमेंट करवा कर बाहर आ चुका होता है। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा जितना भी हॉस्पिटल में खर्चा हुआ होगा मैं सच में वापस कर दूंगा सब। नहीं ये ठीक है, छोड़ो अभी से। मैं हर बार हर किसी की दया का बदला जरूर चुकाता हूँ, ये मेरा रूल है। जहाँ पर वे नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से और वह मोटा बंदा वहाँ से चला जाता है। वह मोटा बंदा भी हमारे एमसी को जाते हुए देख रहा होता है, जहाँ पर हमारा एमसी अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर उसने उस मोटे बंदे के जो नंबर होते हैं उसे फीड किया होता है और उस मोटे बंदे का नाम सोन डू हो होता है। चलो फाइनली मेरे फ़ोन में दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर इसका ही आया। लेकिन रुको, अब तुम्हारा क्या करूँ? जहाँ पर वह उस बिल्ली की मासूम सी शक्ल की तरफ देखता है और अगला ही सीन होता है उसके डैड का। ही जहाँ पर वह उस बिल्ली को अपने घर पर ले आया हुआ होता है, जहाँ पर उस डॉक्टर ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया होता है और वह कहता है आखिर मैं इसका क्या करूँ, ये सच में काफी ज्यादा पागल है। ठीक है, तो मैं इसे तब तक रखूंगा जब तक कि इसकी फैमिली ना मिल जाए और उसके बाद तुम्हें इसे छोड़कर आना होगा वापस। जिस बात को उसने कहा था हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी फोन चलाते हुए जा रहा होता है। वह अपने फोन में उसी बिल्ली की काफी सारी फोटोज को खींच कर लाया होता है जिन्हें वह देख रहा होता है। एक छोटी बद्दी बिल्ली जो कि ज्यादा स्पेशल भी नहीं है और क्यूट है, जहाँ पर वह देखता है काफी सारे लड़के एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं, बोर्ड को देख रहे होते हैं। रुको जरा, मुझे देखने दो यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब वह अपने सामने देखता है, जहाँ पर उसके सामने होता है फ्रेशमैन क्लास असाइनमेंट रिजल्ट्स, जहाँ पर उसके सामने बोर्ड पर रिजल्ट लगे हुए होते हैं। लेकिन रुको, आखिरकार मैंने कोई टेस्ट कब दिया था? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, हमने पिछले दिन दिए थे। क्या? तो वो सब जो मैंने कल किया था वो सारा ही एक टेस्ट था। रुको, फिर मेरा नाम। और वह अपने नाम को देखने के बाद वहीं घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि उसको मिली होती है क्लास एफ। क्या हो रहा है? मैं क्लास एफ में कैसे पहुंच गया? मैं तो एक एसएस क्लास का किलर हूँ जो कि अब स्कूल में एकदम ट्रैश क्लास एफ में गया है। तभी उसके पास कोई आता है जो कि कहता है ओह क्या तुम ठीक हो, जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है सैन डू हो। हे डू हो, क्या तुम भी इस स्कूल में आते हो? तो तुम भी कोई फ्रेशमैन हो क्या? रुको, अगर ऐसा है तो तुम्हारा नाम भी इस बोर्ड पर जरूर से होगा। हाँ वेल। जहाँ पर सोन डू हो को भी क्लास एफ मिली होती है। हे डू हो, आखिर तुमने क्या किया था जिस वजह से तुम्हें क्लास एफ मिली? तभी हमारा एमसी अपने पास किसी को नोटिस करता है, जो कि और कोई नहीं बस उसका वही पुराना वाला वर्डी होता है। वह कहता है हे सीजन, अगर तुम किस क्लास में हो? जरूर से एफ क्लास में तो नहीं होगी, कोई और क्लास होगी जरूर से। एमसी भी कहता है वेल कुछ ऐसा है कि क्या नो वे कि तुम्हें भी क्लास एफ मिली है? यहाँ तक कि तुमने कल अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी। हाँ यही सही है, मुझे तो क्लास एफ ही मिली है। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हुआ। वहीं वह बुरी नजरों के साथ उस मोटे बंदे की तरफ देखता है। डुओ भी अपनी चेहरे को फेर लेता है। हे बड़ी, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ तो बाद में मिलेंगे। और वह बाइक लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके चेहरा अभी भी काफी बुरा होता है। जहाँ पर हमारा एमसी उस मोटे बंदे के साथ वहां से जाने लगता है, जहाँ पर उसके मन में अभी हेडक्वार्टर वाली वही बातें चल रही होती हैं, जहाँ पर पास्ट में जब उसकी चीफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, तुम सबसे बेस्ट हो, तुम इस दुनिया में सबसे बेस्ट हो। लेकिन इस टाइम पर इस स्कूल में यह क्लास एफ। हे सीजन, क्या हुआ? सीजन बहाना बनाते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। वह काफी खतरनाक तरीके से अपने चेहरे को उस मिरर में देख रहा होता है, जैसे किसी खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहा हो। डैम, ये क्या हुआ? आखिरकार अगर मैं इस हैंडसम चेहरे पे मुंह भी दूं तो मुझे मेरे साथ तो अच्छा होना चाहिए था। आखिर क्या फायदा हुआ इस हैंडसम चेहरे का? छोड़ो, क्लास एफ आ चुकी है। हाँ, वह मूवमेंट जब मैं इस गेट को पार करूंगा मेरा पीक एरा एकदम बॉटम में चला जाएगा। क्या भाई, क्या जिंदगी है। तभी उसके पीछे से कोई आता है जो कहता है एक्सक्यूज मी। हाँ, अब ये कौन है? अगर तुम अंदर नहीं जा रहे हो तो क्यों, क्या तुम बगल में हट सकते हो? और फाइनली गाइस, हमारी एमसी की बेरुखी और रुखी सी जिंदगी में आ चुकी है एक सुंदर कन्या। ये हमारे एमसी को दिखाने के साथ यहाँ पर हमारा एमसी अपने धुंधले पास्ट में होता है, जिसके चारों तरफ और कुछ नहीं बल्कि होता है अंधेरा ही अंधेरा, जहाँ पर उसके सामने उसके पास्ट की एक मेमोरी फ्लैश होती है। और जब वह उसे देखता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और कहती है तुम हम मुझसे बात मत करो परवर्ट। एमसी भी सोचता है लेकिन मैंने तो इनसे कुछ कहा भी नहीं। वहीं एक और सीन में उस लड़की ने हमारे एमसी पर थप्पड़ मारा होता है। हमारा एमसी भी कहता है मैंने तो कुछ किया भी नहीं। एक बार तो एक लड़की ने उसके ऊपर सीधा गन तान दी होती है, लेकिन हमारा एमसी तो सिर्फ स्नैक्स लेने आया होता है।
जहाँ पर हमारे एमसी की सारी पास्ट मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा सैड होती हैं। कोई इसे मरने के लिए कह रहा होता है, कोई इसे मॉन्स्टर कह रहा होता है और इस सब को वह सहन नहीं कर पा रहा होता। लेकिन इन सब दुखी यादों के बीच में उसे सुनाई देती है एक आवाज़ जो कि कहता है एक्सक्यूज मी। सिर्फ एक उस प्यारी आवाज़ ने हमारे एमसी के सारे बुरे सपनों को तोड़ दिया होता है। हे, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या सच में यह लड़की मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही है? ये तो मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है। जहाँ पर हमारे एमसी ने उस लड़की को जाने के लिए जगह दे दी होती है। वह लड़की उसे देखकर के सोचती है आखिरकार ये कैसा पागल बंदा है, इसे क्या हो गया। जहाँ पर हमें देखा जाता है उनके क्लास का सीन, जहाँ पर 4 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। पहला लड़का बोंग जूनो, दूसरा येजुन, तीसरी ये लड़की गाहुन, नेक्स्ट वाला है जैंग सीजिन जो कि एक्चुअली हमारा एमसी है, और एट द एंड डूसू हो जो कि हमारे एमसी को मना कर रहा होता है इस तरीके से घूरने के लिए। लेकिन हमारा एमसी तो अभी भी उस लड़की को ही घूरे जा रहा होता है। आखिर इस लड़की की क्या दिक्कत है, ये इस तरीके से मुझे क्यों घूर रहा है। जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है लेकिन फिर भी हमारा एमसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वह उस लड़की को ही घूरे जा रहा होता है। तभी गेट ओपन होता है और क्लास में एंट्री होती है क्लास टीचर की, जो कि कहता है सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, मेरा नाम है जोरेक्चियोल और तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्लास एफ लूजर्स। लेकिन हमारे एमसी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता। उसकी नज़र तो अभी भी उसी लड़की की तरफ होती है और वह अभी भी हंस रहा होता है। वहाँ पर वो भी उसे कहता है जैंग सीजन देखो मास्टर आ गया। फिर कुछ टाइम बाद टीचर कहता है तो चलो मैं सबसे पहले तुम्हें हमारे स्कूल का सिस्टम समझा देता हूँ। हमारा सेरेम आर्ट हाई स्कूल इंटीग्रेटेड इस क्लासरूम्स को ऑपरेट करता है। जैसा कि तुम्हें पहले से ही पता होगा कि स्टूडेंट की स्किल्स की बेसिस पर क्लासेस को ए से लेकर एफ रैंक के बीच में बांटा गया है। लेकिन सर क्या ये थोड़ा अनफेयर नहीं है कि क्लासेस को सिर्फ एक स्किल की बेसिस पर बांटा जाए, जो कि हमने कल दिखाया था। क्योंकि एंटरटेनमेंट में तो का वीडियो भी आता है, कंपोजिशन भी आता है, तो उनकी स्किल्स को तो दिखाया ही नहीं गया कल। जिसके इस सवाल को सुनकर टीचर भी थोड़ी देर के लिए शांत होता है और टीचर कहता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रूल नंबर 1, तुम्हें हर तरीके से अपने आप को दिखाना है, चाहे तुम्हें कोई सा भी रास्ता चुनना क्यों ना पड़े। अरे नहीं, ये तो बेकार की बातों को करने में लगे हुए हैं। हमारा एमसी खड़े होते हुए कहता है टीचर आखिर मैंने डांस भी तो किया था, उसका क्या। ये बात तुम कह रहे हो, तुम सिर्फ एफ रैंक के हो। वह लड़की भी इसे देखते हुए कहती है आखिर इसने क्या गलत किया होगा। तभी टीचर बोर्ड पर कुछ लिखने लगते हैं जो कि होता है उनका फर्स्ट असाइनमेंट। और टीचर कहता है तो अब ध्यान से सुनो, मैं तुमको तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट देने वाला हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले 2 वीक्स में सभी फ्रेशमैन लड़के अपने अपने वीडियो बनाएंगे, वो भी ग्रुप्स में मिलकर, और उनको सेरेम आर्ट हाई स्कूल के फ्रेशमैन चैनल पर अपलोड किया जाएगा व्यूज़ को काउंट करने वाले कॉम्पिटिशन के लिए। हालांकि ग्रुप में कम से कम 5 स्टूडेंट्स का होना कंपलसरी है, वो भी सेम क्लास वाले। एफ रैंक के हैं तो एफ रैंक के ही क्लास के होने चाहिए। लेकिन टीचर हमारी क्लास में तो पूरे के पूरे 5 स्टूडेंट्स ही हैं, और हाँ एक लड़की भी है। टीचर भी कहता है वीडियो किसी भी फॉर्मेट या कंटेंट की हो सकती है, और इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना क्योंकि तुम्हारे इस असाइनमेंट में मिलने वाले जो ग्रेड्स हैं वे ही तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। वे सारे ही लोग सीरियस हो जाते हैं इस बात को सुनने के बाद। और हाँ, एफ क्लास के लिए यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन है। क्या सर, क्या कंडीशन? हाँ, अगर तुमने इस असाइनमेंट कंपटीशन में 30% में टॉप नहीं किया तो तुम्हारी पूरी एफ क्लास को इस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसी के साथ क्लासरूम का सीन शिफ्ट होता है एक काफ़ी खुले से गार्डन की तरफ, जहाँ पर एक बंदा आराम से अपनी नोटबुक को अपने सिर पर रखे हुए आराम से लेटा होता है ग्राउंड पर, और उसी के बगल में एक और बंदा बैठा होता है जो कि कहता है देखा ना, मैंने कहा था कि हम लोग कोरियन के लोगों में काफ़ी आसानी से घुल मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कोई कह भी नहीं पाएगा कि हम कोई अलग बंदे हैं यहाँ के नहीं है। लेकिन भाई हम देख सकते हैं चारों के चारों बंदे एक दूसरे के अपोजिट साइड में बैठे होते हैं, हर कोई लोग उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। वे भी सोच रहे होते हैं ये कैसे बंदे हैं, ये तो कुछ सस्पिशियस लग रहे हैं। ये और कोई नहीं बल्कि रोथचाइल्ड सेंटर हेडक्वार्टर सर्च टीम ओम्बो और हकारी। ये होता है इनका लीडर हांजो, और एट द लास्ट इसका नाम है वोन। हांजो सभी से रिपोर्ट लेने लगता है कि आखिरकार तुम्हें किसी के बारे में पता चला क्या, लेकिन वे दोनों ही लोग मना कर देते हैं। वे आगे वोन से भी पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। वोन पहले खड़ा होता है, फिर पलटते हुए कहता है नहीं कुछ नहीं पता चला भाई। हांजो वहाँ से खड़ा होते हुए जाने लगता है और कहता है कि यही सेम सर्च मेथड रहेगा और हमें अगले सप्ताह आकर फिर से रिपोर्ट देना है। लेकिन लीडर हांजो कैसा रहेगा अगर हम खुद अपने सर्च मेथड से सर्च करें क्या? हांजो कहता है, वॉन कहता है कि जैसा तुम देख ही सकते हो हमें महीनों से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है अब तक।
अगर सब ऐसा ही चलने वाला है तो कैसा रहेगा अगर हम सब अलग अलग हो जाएं और तब काम करें। जिसकी बात को सुनकर हंजो को भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहता और वह वहां से चला जाता है। हमारा वह वॉन अकेला रह जाता है ग्राउंड में और ऊपर स्काई को देखने लगता है और खुले आसमान को देखते हुए याद करने लगता है कुछ पुरानी बातों को। जहाँ पर रोथ चाइल्ड सेंटर में, जहाँ पर वह अपनी पैकिंग कर रहा होता है मिशन पर जाने के लिए, तो जो रोथ चाइल्ड सेंटर नंबर 1 है उसकी चीफ उसके पास आई होती है मिलने के लिए और वह कहती है, वॉन क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वॉन भी कहता है, मास्टर आइए ना। फिर वे दोनों आमने सामने बैठकर बात करने लगते हैं। क्योंकि तुम मेरे अंडर में रहकर काफी टाइम पहले काम कर चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि आखिरकार मैं जिनकी कितनी ज्यादा परवाह करती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। और तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं रोथ चाइल्ड में किसी पर भी भरोसा नहीं करती, सिर्फ मेरे लोगों को छोड़कर। तो किसी और से भी ज़्यादा तुम्हें सबसे पहले जिन को ढूंढना होगा और उसे सेफली मेरे पास लाना होगा, समझ गई? वॉन भी सिचुएशन की इंटेंसिटी को देखते हुए हाँ कर देता है, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में वह अपने पिछवाड़े को साफ करते हुए खड़ा होता है। हाँ हमारा टीम लीडर हांजो यह तो सिर्फ सेंट्रल हेडक्वार्टर के चीफ हावरो का एक फेथफुल कुत्ता है, और जहाँ तक मुझे पता है कि हावरो ने जरूर से ही उसे कोई ना कोई सीक्रेट ऑर्डर तो दिया हुआ जरूर से, क्योंकि हावरो भी ब्रांच नंबर 1 की इस ग्रोथ पावर से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि उसने जिन को एलिमिनेट करने का ऑर्डर भी दिया हो। तो फिर मुझे अपने सीनियर जिन को सबसे पहले ढूंढना होगा। जहाँ पर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर ने सारे स्टूडेंट्स की छुट्टी कर दी होती है, लेकिन हमारे एमसी सीजन को उसने रोक लिया होता है। सीजन भी हैरान, ये क्या कह रहा है, आखिर मुझे ही क्यों रोकने के लिए कह रहा है। फिर हम टीचर ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह टीचर हमारे एमसी से कहने लगता है, मैं कोई भला आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे भले के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तो इन्हें ध्यान से सुनना। तुम्हारे लिए अच्छा होता है नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना, लेकिन हमेशा उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो जिसमें तुम पहले से ही अच्छे हो, ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन भी मन में सोचता है क्या जिसमें मैं पहले से ही अच्छा हूँ, और इसी सोच में चलते चलते वह स्कूल से भी बाहर आ चुका होता है। क्या यह टीचर ने तो मुझे यह एडवाइस मुझे सीजिंग समझ कर दी होगी जरूर से। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है, आखिरकार रियल सीजिंग किस में अच्छा हो सकता है। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है डोहो और उस दूसरे बंदे पर, जहाँ पर वह दूसरा बंदा जो बड़ी होता है वह डोहो के गले में हाथ डालकर ले जा रहा होता है। एमसीबी उन्हें ऐसा देखकर सोचता है क्या वे एक दूसरे को जानते हैं अच्छे तरीके से। जहाँ पर हम अगला सीन देखते हैं जो कि एक काफी सुनसान सी गली का होता है। कोई हमारे डूहो की काफी खतरनाक पिटाई कर रहा होता है उस गली में। ये लो एक और लो किक, और ये अगला वाला और पंच मारने वाला होता है, लेकिन डूहो सिमट जाता है। इस टाइम पर भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, पिट पिट कर वह भी परेशान हो चुका होता है। ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं, फिर भी परेशान तो हो ही जाता है। डोहो की ऐसी हालत देखकर वह भी रुक जाता है। हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है मेरे लिए, हे उसे लाओ। हम देखते हैं भाई उसका साथ ही उसके हाथ में एक डंडा लाकर रख देता है। हे सुन रहे हो मुझे, तुम सुअर, क्या मैंने तुमसे पहले यहाँ पर आने के लिए मना नहीं किया था क्या? अगर तुम्हारे जैसे सुअर यहाँ पर आएंगे तो ये कोरिया के सबसे बड़े आर्ट स्कूल की सबसे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, समझ गए क्या? और ऐसा कहकर वह उस पर अटैक कर देता है। डुओ भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन वह बड़ी उस अटैक को रोक लेता है और कहता है, वाओ एक बार इसे देखो तो सही, ये कितना ज्यादा डर गया। आखिर हमें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से हर कोई हमें काफी नीची नजरों से देख सकता है। बेचारा डोहो भी माफी मांगने लगता है, कहता है सॉरी। हाँ यह ठीक रहेगा कि तुम माफी मांगो, लेकिन सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि इस स्कूल के हर एक स्टूडेंट से, वो भी सिर्फ इतना भद्दा दिखने के लिए। ठीक है मैं माफी मांगूंगा। हे आखिरकार तुम इतना ज्यादा बनावटी सा क्यों लग रहे हो, आखिरकार तुम्हें ये कोई काम करना है तो उसे पूरे सही ढंग से करा करो। और इस टाइम पर वह हमारे डूहो से झुककर माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। बेचारा डूहो इस टाइम पर काफी बुरी सिचुएशन में होता है। उस बड़ी के साथ ही भी डुओ पर हंसने लगते हैं। डुओ देखता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए वह भी झुक कर बैठ जाता है। हे जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें रिपीट करना है, तो बिना चालाकी किए जैसा मैं कहूँ वैसा कहो। तो कहो, मैं सॉन डुओ इस स्कूल को कल सुबह छोड़ दूंगा और फिर कभी अपनी शक्ल को नहीं दिखाऊंगा। सुना नहीं क्या, जल्दी से रिपीट करो अभी के अभी। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे एमसी की, जो कि कहता है, तुम गाइस क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अचानक से हमारे एमसी को वहाँ पर देखने के बाद तो वह भी चौकन्ना हो जाता है। एमसी हमारा इस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर वह भी भोला बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, हे सीजन कैसे हो तुम? लेकिन हमारे सीजन को तो पहले ही पता चल चुका होता है ये हरामी किस्म का लौंडा है।
लेकिन फिर भी वह अच्छा बनने का ढोंग करते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो डुओ, खड़े हो जाओ, ऐसे मत बैठो। अरे नहीं, तुम तो काफी ज्यादा भारी हो, एक पत्थर की तरह। हे सीजन, कुछ गलत मत समझना, हम मिडिल स्कूल्स में साथ ही जाते थे पढ़ने के लिए, तो बचपन के खेलों को याद करते हुए उन्हीं को खेल रहे थे, तुम ज्यादा गलत मत समझना। जैसे कि किंग और नाइट का गेम है ना डुओ। हे तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे ये गेम देखने पर तो किंग और स्लेव वाला लग रहा था। वह भी स्मर्क करता है और वहां से अपने साथियों को लेकर जाने लगता है। फिर वह थोड़ी देर के लिए रुकता है और हमारे एमसी तो कहता है, हे तो आखिरकार तुम क्या बनना चाहोगे, किंग या फिर कोई मामूली सा स्लेव। और ऐसा कहकर हमारे एमसी को वहां छोड़कर वहां से निकल जाता है। उसकी सीधी धमकी होती है कि या तो मेरे साइड पर रहो या डुओ के, अगर डुओ की साइड पर रहोगे तो स्लेव बनोगे, मेरे साइड पर रहोगे तो किंग बनाकर रखूंगा। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं हमारे एमसी और डुओ को शांति से आगे वाले सामने का व्यू का नज़ारा दे रही होती हैं, जहाँ पर हमारा एमसी अभी भी सोच में डूबा हुआ होता है, लेकिन डुओ तो मस्ती से अपनी स्मूदी को पी रहा होता है। हमारा एमसी भी डुओ की तरफ देखता है और कहता है, हे डुओ तुम, लेकिन वह आगे कुछ कह पाता था उससे पहले डुओ कहता है, सीजन मैं एकदम ठीक हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल मैं एकदम ठीक हूँ, और क्योंकि इस समय सिर्फ मैं अकेला फंसा हुआ हूँ। उनकी इन बातों को सुनने के बाद वह भी परेशान हो जाता है और याद करता है बचपन की उन मेमोरीज को, जहाँ पर बाकी के लोग उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे और टॉर्चर करते थे सिर्फ उसके लुक्स की बेसिस पर। लेकिन डुओ, क्या ये सब तुम्हारे लिए ठीक है? लेकिन डुओ भी कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फाइटिंग्स इतनी पसंद नहीं, और इसके अलावा और वैसे भी वे मुझे परेशान करते हुए बोर हो जाएंगे जल्दी ही और मुझे परेशान करना छोड़ देंगे। तो परेशान मत हो, मैं तुम्हें भी परेशान करना नहीं चाहता हूँ। और हमारा सीधा साधा डुओ वहाँ से ऐसा कहकर निकल जाता है और हमारा एमसी वहीं पर बैठा रह जाता है और जाते हुए डुओ को देखता रह जाता है। इस टाइम पर उसे भी कुछ सूझ नहीं रहा होता कि आखिरकार वह डुओ की मदद कैसे करे। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है हमारे एमसी के घर का सीन, जहाँ पर उसके फादर ने उसके लिए एक नई सब्जी बनाई होती है, जिसे देखने के बाद तो वह भी चौंका हुआ होता है, क्योंकि उसे कुछ नया ट्राई करना इतना पसंद नहीं होता। वह डॉक्टर भी कहता है, मुझे पता नहीं अगर तुम इसे पसंद करोगे या नहीं करोगे, लेकिन एक बार तुम इसे ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन जब हमारा एमसी उस सब्जी को खाता है तो भाई, उसे खाने के बाद उसे तो हेवन का दर्शन हो जाते हैं। पर डॉक्टर अपने बैग से कुछ निकालने लगते हैं और उस चीज को निकाल कर टेबल पर रख देते हैं, जो कि और कुछ नहीं होती बल्कि होती है सेरेम आर्ट हाई स्कूल के डॉर्मेटरी की इंफॉर्मेशन की किताब। हे जीजन, वैसे तो तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल इतनी ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी हेल्थ को देखते हुए मैंने एक डॉर्म खरीदा है तुम्हारे लिए उसी स्कूल में। एमसी भी उस किताब को देखते हुए कहता है, क्या एक डॉर्म? वैसे तो मैं इसे काफी ज्यादा पसंद करता। हम देखते हैं हमारा एमसी अभी भी उस किताब को देखे जा रहा होता है, जहाँ पर वह डॉक्टर बर्तनों को धो रहा होता है, लेकिन तभी काफी खतरनाक नजरों के साथ पीछे की ओर देखता है हमारे एमसी की तरफ, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कुछ तो बात है जो कि ये छुपा रहा है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और हमारा एमसी पहुंच चुका होता है स्कूल में। टीचर से पढ़ने के बाद उनकी लंच हो चुकी होती है और वे सभी आ चुके होते हैं कैफेटेरिया में, जहाँ पर वे खाना खा रहे होते हैं। लेकिन हमारे एमसी की नज़र तो अभी भी उसी लड़की पर होती है, जिसके चक्कर में तो भाई साहब खाना भी ढंग से नहीं खाया जा रहा होता। खाना मुंह में डालने की जगह पर अपने नाक में घुसा रहा होता है। डो भी समझाता है, सीजन ध्यान से, खाना कहाँ डाल रहे हो तुम, अपने मुंह में डालो ना। लेकिन उन्हीं का क्लासमेट कहता है, इन बेकार की बातों को छोड़ो, एक बार इसके ऊपर तो ध्यान दो, एक बार देखो तो सही, आखिरकार अगर उन्हें हमें चुनना ही नहीं था तो आखिरकार हमें चुनाई क्यों और क्लास में लाए क्यों, पहले ही निकाल देते। बेकार की शर्तों को रखे जा रहे हैं ना जाने क्या। दूसरा भी कहता है, आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं, आखिरकार ये स्कूल के ही तो रूल्स हैं। वहीं पे पहले वाला कहता है, अगर ये रूल है तो उन्हें पहले बताना चाहिए था ना आखिरकार हमें। तभी उनकी टेबल के बगल में ही दो लड़कियां भी बैठी होती हैं, जो कि आपस में बात कर रही होती है। हे तुमने सुना है गाहुन वो हमारी क्लास में है? वह दूसरी भी कहती है, हाँ मैंने सुना है। एमसी भी गाहुन की बातों को सुनकर पीछे की ओर मुड़ जाता है उसके बारे में जानने के लिए, और वह लड़की गाहुन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ काफी अजीब सा नेम है ना, नाम को सुनने पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी गायोंग नाम का लो एंड वर्जन नाम गाहुन रख दिया हो। हाँ मैंने तो यह भी सुना है कि उसकी बड़ी बहन एक सेलिब्रिटी है, जिसकी वजह से वह इस स्कूल में आई है, लेकिन उसे गाना या सिंगिंग करना कुछ नहीं आता, जिस वजह से अब वह एफ क्लास में चली गई है। और ऐसा ही कहकर वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हमारे एमसी का क्लासमेट कहता है, हे डूहो, तुम आखिरकार किस में शर्मा रहे हो, जाकर थाली को और बदलाव, खा लो खूब आराम से। डूहो कहता है, ओह क्या सच में? अगले सीन में हम देखते हैं हमारे डूहो ने भर ली होती है पूरी थाली और आराम से मस्ती से उस थाली को लेकर आ रहा होता है।
पूरे कैफेटेरिया के लोग आराम से लगे होते हैं अपने खाना खाने में, लेकिन हमारे एमसी की नज़र अभी भी उसी लड़की पर होती है। उसका क्लासमेट भी कहता है आखिरकार तुम स्कूल आते ही क्यों हो, सिर्फ उस लड़की को भूलने के लिए। लेकिन तभी सीजन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह देखता है डूओ का खाना नीचे पड़ा हुआ होता है और बेचारा डूओ भी फर्श पर गिरा पड़ा होता है, और इस काम को करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो कि कहता है ओह सॉरी मैंने देखा नहीं था। क्लास का माहौल एकदम शांत हो जाता है, सारे लोग डुओ की तरफ देख रहे होते हैं। हमारा एमसीबी डुओ की मदद करने के लिए आगे जाने लगता है, तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है स्टूडेंट्स की, जो कि हमारे डुओ को डिस्कस्टिंग कह रहे होते हैं, जिनकी बातों को सुनकर तो हमारा एमसी वहीं का जमा रह जाता है, जहाँ पर वे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं अरे नहीं ये कितना मोटा है, कितना भद्दा है, एक बार इसके लुक्स को तो देखो, यू कितना डिस्कस्टिंग है, छोड़ो इसे, आखिर इस जैसे को किसी ने किसी एकेडमी में ले कैसे लिया। कोई भी डुओ की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, उसके क्लासमेट्स को छोड़कर बाकी सभी उसकी बेइज्जती कर रहे होते। इन सारी बातों को सुनकर हमारे एमसी को उसके पास्ट की बात याद आती है, जहाँ पर कैसे पास्ट में उसे सब डिस्कस्टिंग उसे बुरा भला कहते थे, और उसके मन में वही सवाल फिर से आता है जो कि उस लड़के ने पहले पूछा था, आखिरकार तुम कौन सी साइड पर हो, किंग या स्लेव। और वह मुड़कर देखता है उसी लड़के की तरफ जो उसने ये सारा काम किया होता है, और वह बेपरवाह अंदाज में एकदम शांति से खड़ा होता है वहाँ पर, जैसे यही तो सच की मुहूर्त है, इसने कुछ किया ही नहीं हो। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर डुओ को उसके क्लासमेट से ले जा रहे होते हैं, और हमारा एमसी पीछे पीछे काफ़ी गहरी सोच में चल रहा होता है। आखिरकार डुओ पर इसका कुछ असर पड़ा ही नहीं होता। वह कहता है मैं ठीक हूँ, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन डुओ को देखने के बाद हमारा एमसी वहीं पर रुक जाता है, और एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है गाइस तुम आगे चलो, मैं अभी आता हूँ, नर्स ऑफिस में जा रहा हूँ, कुछ दिक्कत हो गई है मुझे। क्लासमेट भी कहता है अरे नहीं ये बास्टर्ड कहाँ जा रहा है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पर हमारा एमसी नर्स ऑफिस से कुछ सामान लेकर आया होता है। फिर वह स्कूल के वहीं ग्रोसरी स्टोर में जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए, और वह कुछ सोचते हुए वहाँ से 2 सोया मिल्क के पैकेट ले लेता है और कहता है यह इसे ज़रूर से पसंद करेगा। वहीं क्लास में डुओ भी परेशान होता है, वह सोचता है आखिरकार वह नर्स ऑफिस में क्यों गया था सीजन, क्या वह सच में बीमार है। और हमें देखा जाता है उसी बंदे का सीन जिसने हमारे डुओ को तंग किया था, वह हंसी मजाक कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तभी उसके पास कोई आता है जो कि उसे सोया मिल्क ऑफर करता है, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है, जिसे अचानक से यहाँ पर आता हुआ देख वह बंदा भी परेशान हो जाता है और चौंक जाता है, आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मैंने तो इसके दोस्त को परेशान किया था। उसे भी लग रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वह भी एकदम सतर्क हो जाता है और हंसते हुए कहता है हमारा सीजन तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन वह बंदा हमारे सीजन से दूसरे वाले पैकेट को ले लेता है उस पहले वाले को छोड़कर। ठीक है तो सीजन में ऐसे खा लूँगा, तुम जा सकती हो, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम सीजन की तरफ देखते हैं जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए उसी सोया मिल्क के पैकेट को देखते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी बंदे को इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, लिटरली उससे बैठा भी नहीं जा रहा होता वहाँ पर। तभी उसका क्लासमेट कहता है ए ब्योंगजिन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो रहा है। इस टाइम पर उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रही होती है। वह कहता है टीचर मुझे नर्स ऑफिस जाना होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। मन में भी सोच रहा होता है मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो जाना है लेटरिन करने लिए। वह जैसे तैसे करके क्लासरूम से तो बाहर निकल आया होता है और सोच रहा होता है डैम इट, क्या मैंने कुछ गलत खा लिया था लंच के टाइम पर, मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है इस टाइम पर, और उससे तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा होता। और तभी उसके सामने आता है कोई बंदा जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है, जिसे देखकर ब्योंगजिन भी चौंक जाता है। कहता हे सीजन मुझे नहीं पता अगर तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन जो भी कहना है बाद में कहना, अभी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे जाने दो। लेकिन हमारा एमसी उसके सामने आकर खड़े हो जाता है और उसे जाने नहीं देता। आखिर तुम क्या कर रहे हो, मेरे सामने से हटो। एमसी कहता है मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। वह बंदा भी कहता है क्या, तब तुम्हें क्या दिक्कत है। सीजन कहता है आखिरकार डुओ ने तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत किया था, आखिरकार डुओ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया था तो तुम्हें इतना आगे जाने पड़ा उसे परेशान करने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं डुओ को कैसे भी देख लूँ, लेकिन फिर भी मुझे वह ऐसा बंदा नहीं लगता कि वह तुम्हें परेशान करे, वो भी बिना बात के। लेकिन ब्योंगजिन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई जा रही होती है। वह उसे बार बार कह रहा होता है मुझे जाने दो, लेकिन वह जाने ही नहीं देता। ठीक है तो मैं बताता हूँ आखिरकार मैंने उसे परेशान क्यों किया, क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं है। वह काफ़ी ज़्यादा मोटा है, भद्दा दिखता है, तो अब मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें बता दिया आंसर, अब जाने दो। एमसी भी उसके बात को सुनकर कहता है अच्छा तो ऐसा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी अपनी ऐसी चीज़ से छुटकारा पा लूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है। और ऐसा कहने के साथ वह एक पंच मारता है उसके पेट पर। इसके बाद तो इस सीन को इमेजिन करने के लिए आप इमेजिन करो एक पूरा भरा हुआ बांध जिस पर पानी ऊपर तक बढ़ चुका है, उसमें कहीं से एक छोटी सी दरार पड़ जाए
तो क्या वह दरार से पानी रुक सकता है? बिल्कुल भी नहीं, वह बढ़ती जाएगी और उस दरार के भीतर जो भी भरा हुआ है वह सारा ही बाहर निकल आएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ होता है ब्योंग जिन के साथ। उसका सारा माल पानी निकल आता है उसके पेंट में ही। बेचारे ने हॉल में ही कर दिया होता है अपना काम और सारी पूप फैल जाती है पूरे हॉल में। हमारा जिन क्या उसे ऐसा ही छोड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। ब्योंग जिन के तो पसीने छूट जाते हैं। वे कहते हैं नो वे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इविल से स्माइल को देखकर समझ सकते हैं आखिरकार इसने किया क्या था। जहाँ पर हम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर उस नर्स ऑफिस में गया था, लेकिन वह एक दवाई लेने गया था नर्स से और झूठ बोलकर एक जो माल घोटा वाली दवाई ले आया होता है और उस दवाई को जानबूझकर उस दूसरी वाली मिल्क के बोतल में डाला था। और बेचारा ब्योंग जिन होशियार बनने के चक्कर में उसी दवाई को ले गया, लेकिन हमारा एमसी उसे अभी भी नहीं जाने दे रहा होता और अपने गालों पर हाथ रखते हुए पूरे हॉल में जोर से चला देता है, ब्योंग जिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें जोर की लगी थी तो तुम जाकर लेटरिन में कर सकते थे। जिसकी ऐसी जोर की वजह सुनकर सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं और उन्हीं पर देखने लगते हैं। हमारा एमसी उसे संभालने का नाटक कर रहा होता है, लेकिन असली फंसाने वाला तो वही होता है ना। इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन होने के बाद तो बेचारा ब्योंग जिन की हालत काफ़ी खराब हो चुकी होती है। वह बेहोश सा हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। ये कैसा डिस्गस्टिंग है, आखिरकार ऐसा करना है क्या ज़रूरत थी। फिर हमारा एमसी उसके पास आते हुए कहता है धीरे से, तो अब तुम्हें इस स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेना चाहिए। और ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। सारे स्टूडेंट्स ब्योंग जिन की बेकार हालत को देखने लगते हैं। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्योंग जिन की पुरानी वाली हालत को देखने पर वह अभी भी हंस रहा होता है उसके बारे में सोचते हुए। उसका क्लासमेट भी कह रहा होता है आखिरकार ये बदबू कहाँ से आ रही है। अरे नहीं, चलो अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे मन में शुरुआत से ही था कुछ ऐसा करना। चलो आज मैंने करके दिखा दिया। फाइनली मैंने पॉइजन मिशन में बड़ी सक्सेस पा ली और थोड़ा बहुत फेवर भी चुका दिया बेचारा डोंग हू का। फिर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़के उसी वीडियो को देख रहे होते हैं जहाँ पर बेचारे ब्योंग जिन की बेकार हालत हुई पड़ी होती है। उसका वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुका होता है। हाँ, देखो इसे ऐसी कैसी बेकार हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हें क्या पता है कि कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि एक स्टूडेंट था जिसने ब्योंग जिन को वहाँ पर जाने से रोका था और उससे ऐसी हालत कर दी। तब दूसरा कहता है ओह क्या, कौन था वो? हाँ वैसे मुझे नहीं पता, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे जिनमें से इसको ढूंढवाना बेकार है। हाँ, वैसे भी ये कितना ज़्यादा क्रिंज है, लेकिन फिर भी मैं इसे देखने से नहीं रुक पा रहा। दूसरा कहता है तुम क्रेजी बास्टर्ड, तुम नहीं सुधरोगे। तभी उनके पीछे कोई आता है जो कि कहता है क्या सच में ये इतना ज़्यादा मज़ेदार है, जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है ब्योंग जिन। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।